नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में सिद्धारमैया को मिले ताज की, कर्नाटक के मंच से विपक्षी एकता की नई सियासी तस्वीर की। बात करेंगे किरण रिजिजू से छीने गए कानून मंत्रालय की, मुश्किल में फंसे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की। साथ ही जानेंगे बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्यों लगा झटका। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एमपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी की। इसके साथ ही और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ईडी ने की पूछताछ। सीबीआई भी कर चुकी है राबड़ी देवी से पूछताछ। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कल होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगा बैन हटाया गया। दोनों राज्यों में अब रिलीज होगी फिल्म। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 129 अंक फिसलकर 61,432 पर हुआ बंद। निफ्टी 52 अंक लुढ़ककर 18,130 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में कई दिनों तक चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। अब कांग्रेस ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिन भी तय कर लिया है। तो कब है सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण कार्यक्रम, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने आज कर्नाटक की सियासी तस्वीर को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे। डीके शिवकुमार के हिस्से उप मुख्यमंत्री पद आया है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिन भी तय कर लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने कहा कि इसी दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री भी शपथ लेंगे। कर्नाटक में अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करके विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की तैयारी है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की तस्वीर शेयर की है और लिखा है, ये विजेता टीम है। डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया की ये तस्वीर आज सुबह की है, जब दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष के घर उनसे मिलने गए थे। डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया के बीच सुबह करीब आधा घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद डीके ने कहा, मैं पार्टी के फार्मूले पर राजी हूं। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ही बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव तक डीके ही प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालेंगे। पार्टी के फैसले को लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पहले जनता से किए वादों को पूरा करना है। आपको बता दें कि 20 मई को 12:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 13 मई को 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस गदगद है, तो वहीं विपक्ष में भी काफी जोश है। 20 मई को सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। 12:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। सिद्धारमैया के नाम का ऐलान होने के साथ ही उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। साथ ही सिद्धारमैया समर्थक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। तो क्या है शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां, देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु का श्री कांतिराव स्टेडियम कर्नाटक की नई सरकार की शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा। दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया यहां सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान 2024 के लिए बन रही विपक्षी एकता की झलक भी दिखाई देगी। दूसरी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद व्यक्तिगत रूप से फोन कर रहे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका के साथ ही कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचेंगे। डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की ओर से शपथ ग्रहण के लिए न्योता मिलने की पुष्टि भी कर दी गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को भी बुलाया गया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा के भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इन्हें भी न्योता दिए जाने की खबर है। टीएमसी की ओर से किसी नेता को शपथ ग्रहण में भेजा जा सकता है, लेकिन ये साफ है कि ममता या अभिषेक बैनर्जी बेंगलुरु नहीं आएंगे।
एसपी और बीएसपी को भी शपथ ग्रहण का न्योता दिए जाने के संकेत हैं। दरअसल कांग्रेस इस शपथ ग्रहण के मंच से विपक्षी एकता की ताकत भी दिखाना चाहती है। 5 साल पहले भी कर्नाटक में सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में मंच से विपक्षी एकता की एक तस्वीर दिखाई दी थी, जब मंच पर सोनिया, ममता और मायावती एक साथ दिखाई दिए थे। कुछ इसी तरह के मजबूत राजनीतिक संदेश इस बार भी कर्नाटक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निकल सकते हैं। कर्नाटक एक बार फिर विपक्षी एकता का गवाह बनेगा, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो पीएम मोदी की भी बढ़ गई है, तभी तो कैबिनेट में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खासतौर पर कानून मंत्रालय में बड़े बदलाव हुए हैं। मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल दोनों से ही उनका विभाग ले लिया गया है। तो किसके हिस्से आया कानून मंत्रालय, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को पद से हटा दिया गया है और अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दी गई है। खबरों की माने तो पीएम मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव की मंजूरी दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। इस बदलाव पर किरण रिजिजू ने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी कैबिनेट में हुए इस बदलाव पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कानून नहीं अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री। कानून के पीछे के विज्ञान को समझना आसान नहीं है। अब विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे। गुड लक फ्रेंड। किरण रिजिजू पर गिरी गाज की मुख्य वजह उनके बेतुके बयान भी रहे हैं। रिजिजू लंबे वक्त से कानून, न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। किरण रिजिजू से पहले जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद से भी इसी तरह कानून मंत्रालय छीना गया था। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोर रही थी। रिजिजू सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति वाले कोलेजियम सिस्टम पर सार्वजनिक तौर पर तीखे हमले करते रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की काफी फजीयत हो रही थी। आपको बता दें कि किरण रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस मंत्रालय को संभाल रहे थे। वहीं मेघवाल को कानून राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मेघवाल पहले से ही संस्कृति मंत्रालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर हैं। अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से आते हैं। वो बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में से एक है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। उन्हें कानून मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी दिए जाने को राजस्थान साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। टीम मोदी में बदलाव का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होता है। नजरें तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी पर भी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मंगलवार को लखीमपुर खीरी के छात्र नेता प्रभात गुप्ता मामले की सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब कोर्ट 19 मई को अपना फैसला सुनाएगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की कुर्सी जाएगी या पद पर बने रहेंगे, इस पर फैसले की घड़ी आ गई है। अजय मिश्रा मुसीबत में दिख रहे हैं। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक करियर ही मुश्किल में दिखाई दे रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी में 23 साल पुराने एक मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच 19 मई को फैसला सुनाने वाली है। मामला सपा नेता प्रभात गुप्ता की जान लेने का है और आरोप गृह राज्य मंत्री टैनी पर लगे हैं। 8 जुलाई 2000 को तिकोनिया के बनवीरपुर गांव में प्रभात गुप्ता की जान ले ली गई। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी, सुभाष मामा, शशि भूषण, राकेश दालू आरोपी बनाए गए। टैनी का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है, लेकिन लखीमपुर खीरी की निचली अदालत ने साल 2004 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। प्रभात गुप्ता सपा के नेता थे और 2004 में यूपी सरकार भी सपा की थी, इसलिए सरकार ने तुरंत ही फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चली। सुनवाई पूरी हो चुकी है और 19 मई को कोर्ट फैसला सुनाएगी। अगर टैनी के खिलाफ फैसला आया तो फिर उनका मंत्री पद भी जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो आरोप उन पर हैं उसमें कम से कम 7 साल की सजा तय मानी जा रही है। ऐसे में अजय मिश्रा की संसद सदस्यता ही चली जाएगी, साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने और किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये सवाल उठ रहे हैं, क्या 19 मई को कोर्ट फैसला सुना देगी? क्योंकि इससे पहले भी 3 बार कोर्ट फैसला रिजर्व रख चुकी है, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। पहली बार 12 मार्च साल 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने
फैसला रिजर्व कर दिया था। उसके बाद दूसरी बार 10 नवंबर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल ने फैसला सुरक्षित रख दिया। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डबल बेंच ने फैसला सुनाने के बजाय उसे सुरक्षित कर दिया और अब 19 मई 2023 को जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला इस केस में फैसला सुनाएंगे। हाई कोर्ट केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर क्या देता है फैसला, इस पर देश भर की नजरें हैं। नजरें तो आज सुप्रीम कोर्ट पर भी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट की लगाई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का यह आदेश नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना के मामले में फौरन दखल देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई के निर्देश दिए थे। तो आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के जाति आधारित सर्वे को लेकर नीतीश कुमार को झटका लगा है। जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 14 जुलाई को हाईकोर्ट मामले को सुनेगा। हाईकोर्ट ने सर्वे को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं, बेहतर है पहले वहीं सुनवाई हो। अगर अगली तारीख में हाईकोर्ट इसे नहीं सुनता है तब हमारे सामने मामला रखें। इससे पहले बुधवार को जस्टिस संजय करोल ने खुद को जातीय जनगणना मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था, जिसकी वजह से सुनवाई कल टल गई थी। आज जस्टिस अभय ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जल्द करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी। 4 मई को दी गई दलीलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई जुलाई में करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के सामने ही अंतरिम आवेदन दायर किया था। बिहार सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट का 4 मई का आदेश अंतरिम है। विचाराधीन मुद्दे पर जल्द फैसला सुनाया जाए, मामले का निस्तारण किया जाए। मामले को लंबित रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हाईकोर्ट ने पुराने आदेश को ही कायम रखा था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां से भी बिहार सरकार को निराशा हाथ लगी है। अब 14 जुलाई को पटना हाईकोर्ट जातीय जनगणना पर सुनवाई करेगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश सरकार बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो इमरान खान भी हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की वजह से देश में फिर से हलचल तेज है। इमरान खान फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान ने देश की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी घमासान अपने उफान पर है, तो वहीं तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान के देश छोड़ने की खबरों ने भी पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। इस बीच इमरान ने इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया है। इमरान ने कहा है कि देश की शहबाज सरकार सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को साजिश के तहत शिकार बना रही है। उनका कहना था कि शहबाज की अगुवाई में पाकिस्तानियों के बीच नफरत पैदा की जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर देश एक बड़े बंटवारे की तरफ बढ़ सकता है। इमरान ने इसके साथ ही देश में फिर से चुनाव कराने की मांग दोहराई है। खबरों के मुताबिक इमरान को सेना की तरफ से 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो वो आर्मी एक्ट का सामना करें और जेल जाएं, या फिर लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत करें। इमरान ने इस पर कहा है कि वो आखिरी सांस तक पाकिस्तान में ही रहेंगे और उनके देश छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लाहौर में इमरान के जमान पार्क वाले घर के बाहर भारी सुरक्षा है। कई लोग आशंका जता रहे हैं कि इमरान को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। आज इमरान ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई हमेशा एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक पार्टी रही है। मैंने कई उदाहरण साझा किए हैं जहां हमने संयम दिखाया और टकराव से बचने के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान चुना, भले ही इसका मतलब मेरे या पार्टी के लिए झटका हो। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि करीब 40 आतंकवादी इमरान के जमान पार्क घर में छिपे हैं, जिस पर इमरान ने कहा है कि सरकार को सर्च वारंट के बाद कानूनी तरीके से घर की तलाशी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव होने दे और देश को बचाए, लेकिन पाक आर्मी और मौजूदा सरकार चुनाव के पक्ष में नहीं है। तो वहीं आर्मी चीफ ने भी खुली धमकी दी है कि अगर पीटीआई कार्यकर्ता फिर बवाल करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात एमपी में कांग्रेस की तैयारी की। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस का फोकस अब मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और इस बार बीजेपी को बड़े मार्जिन से हराने के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं जो जिंदगी में गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है उसे ही कामयाबी मिलती है। कांग्रेस भी अब अपनी गलतियों को सुधार कर चुनावी मैदान में जीत की इबारत लिखने की जुगत में है।
कर्नाटक चुनाव में पार्टी को प्रचंड जीत के बाद उसमें नया जोश भर गया है, इसलिए वो अब मिशन मध्य प्रदेश में जुट गई है। कर्नाटक से कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखा है, यही वजह है कि पार्टी में नई उमंग है, नया जोश है और नई रणनीति है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक की बेस्ट चुनावी प्रैक्टिस को एमपी में भी आजमाने की तैयारी में है। संभावना इस बात की है कि पे सीएम का कोई नया वर्जन एमपी में देखने को मिल सकता है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया। वो केंद्र से लेकर राज्य सरकार के नेताओं पर हमलावर रही, लेकिन मुद्दे स्थानीय ही उठाए और लोगों से जुड़ती गई। उसका फायदा वोट के रूप में कांग्रेस को मिला और सत्तारूढ़ बीजेपी ढेर हो गई। एमपी कांग्रेस चीफ जातिगत जनगणना का समर्थन करके विभिन्न जाति धर्म समुदाय के नेताओं को आगे ला रहे हैं। कांग्रेस मानती है कि भारतीय चुनाव में जातिगत मुद्दे हमेशा से विषय रहे हैं, इस बार भी रहेंगे। कमलनाथ इस चुनाव में आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाने और उनके नेताओं को आगे लाने की नीति पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और उनकी पूरी टीम राज्य सरकार पर अभी से हमलावर है। वो शिवराज सरकार में फैले भ्रष्टाचार को बखूबी उठा रही है। छोटे छोटे कांग्रेस नेता भी अपने अपने स्तर पर इस मुद्दे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के साथ एमपी कांग्रेस बीजेपी से आने वालों का स्वागत भी बाहें फैलाकर करेगी, लेकिन सिंधिया गुट के लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा। यानी साफ है कि इस बार एमपी में कांग्रेस हर वो दांव चलेगी जिससे बीजेपी को पछाड़ा जा सके। कांग्रेस की ये रणनीति शिवराज सरकार को हिला भी सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।